हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस क्लासेस। तो आज हम पॉलिटी का क्लास करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है जो हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला है भारतीय संविधान का विकास, दूसरा है संविधान का निर्माण, तीसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, चौथा है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, पांचवा टॉपिक होगा नागरिकता, छठवा होगा मूल अधिकार, सातवां होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आठवां होगा मूल कर्तव्य, नाइन्थ है कार्यपालिका, फिर विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध और कुछ राज्यों के विशेष उपबंध, ठीक है। और भी हैं तो देख लीजिए, जैसे है आपात प्रबंधक, स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक निकाय, भाषा संबंधित उपबंध और संविधान संशोधन। तो ये है और इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको बता दें और आप लोग जानते भी हैं कि ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। ये हर एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस सब्जेक्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका नंबर दे दूँगा। एक्चुअली क्या है कि मैं भी स्टूडेंट हूँ और ये एक सर का पढ़ाया हुआ नोट्स है, तो मैं भी पढ़ता हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग को भी ये फ्री में प्रोवाइड किया जाए क्लासेस। क्या है कि मैं पेड क्लासेस लेकर पढ़ता हूँ, आप लोग को फ्री में देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मैं सर का नंबर दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ना बात करके पीडीएफ ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। भारतीय संविधान, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ेंगे, है ना। तो एक ऐसा दस्तावेज, भारतीय संविधान के बारे में एक ऐसा दस्तावेज जिसके तहत किसी देश की शासनिक एवं व्यवस्था कार्य करती है ना। संविधान लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। भारत का संविधान लिखित है। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्रीय आंदोलन से प्रारंभ हुई, पर इसकी नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की जा सकती है। नोट्स में देखेंगे तो ये है। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त थी। कंपनी शुरू में व्यापारिक कार्य तक सीमित थी, परंतु 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी एक शक्ति के रूप में उभरने लगी, ठीक है। कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया और यहीं से कंपनी का क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बस आप लोग इस वीडियो को देखिए, सुनिए, ठीक है, सब सुनिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के पश्चात कंपनी शासन के क्राउन हाथ में आ गया। फिर ये क्राउन का शासन स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से चलता रहा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, इसमें देखेंगे भारत में कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला। फिर भारत में क्राउन का शासन 1858 से 1947 ईस्वी तक चला, ठीक है। तो हम लोग अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसका देखेंगे कंपनी का शासन।
1773 से 1858 तक का, ठीक है। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का देखेंगे, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। इसके तहत पहली बार कंपनी के प्रस्ताविक एवं राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिली, ठीक है। इसके तहत पहली बार कंपनी के प्रारंभिक एवं राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिली, ठीक है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासनिक कार्यों का मान्यता मिली। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसके तहत मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, है ना। तो इस अधिनियम, ध्यान दीजिए इस पे, कि इस अधिनियम के तहत 1700, ठीक है, 1700 कौन सा 1773, ठीक है, 1773 के तहत, रेगुलेटिंग के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भ्रष्ट कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाना था, ठीक है। देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, है ना। पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे थे। पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे थे तथा इसकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमस्टर्स एवं हाइड की नियुक्ति की गई, ठीक है। यही 4 लोग थे जिनको नियुक्त किया गया, ठीक है। अब देखते हैं, इसके तहत कंपनी पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण हो गया, ठीक है। इसने भारत में राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देने आवश्यक कर दिया, ठीक है। अब देखिए 1781 का संशोधन, है ना, 1781 का संशोधन अधिनियम। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए पाया गया। इस अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। इसे अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। किसको? तो इसको, ये 1781 का संशोधन अधिनियम, ठीक है। अब चलिए, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिलिंग को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। कंपनी के सेवकों को भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो स्लो लग रहा है तो आपको 1.5 करके देख सकते हैं, ठीक है, स्पीड। चलिए, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को उच्चतम न्यायालय के अधीन कर दिया गया। इसमें कहा गया कि न्यायालय हिंदुओं के कानून के हिसाब से हिंदुओं को तथा मुस्लिमों के कानून के हिसाब से मुसलमानों के लिए तय करें, ठीक है। इसमें एक बार और देखिए, चलिए इसको, इसमें कहा गया कि न्यायालय हिंदुओं के कानून के हिसाब से हिंदुओं को तथा मुसलमानों के कानून के हिसाब से मुसलमानों के मामले तय करे, ठीक है।
इस अधिनियम को एडवर्ड बक की सिफारिश पर लाया गया, ठीक है। और इसके लिए एडवर्ड बक अधिनियम भी कहा जाता है, इसलिए इसे एडवर्ड बक अधिनियम भी कहा जाता है। चलिए अब देखिए 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, ठीक है। तो इसमें इस कानून के तहत कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। इस कानून के तहत कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति एक निर्देशक मंडल को दे दी गई, जबकि राजनीतिक मामलों को प्रबंध एवं नियंत्रण बोर्ड ऑफ काउंसिल के द्वारा किया गया, ठीक है। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि बोर्ड ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण करे, ठीक है। इस कानून के तहत पहली बार कंपनी के आधिपत्य को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इसी कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्य और प्रशासन को परिपूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। अब चलिए देखते हैं 1786 का अधिनियम, ठीक है। तो 1746 का अधिनियम, तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कॉर्नवालिस यह पद स्वीकार करने से पहले मांग रखी थी उसे सेनापति का पद भी दिया जाए। जो कॉर्नवालिस थे उनका इस पद, जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो पद को एक्सेप्ट करने से पहले उन्होंने कुछ शर्तें थी उनकी, ठीक है ना। और उसमें शर्तें थी कि उन्हें सेना का सेनापति, है ना, सेनापति बनाने के लिए का पद भी मिले उन्हें। और उसकी मांग का, तो उनकी मांग को स्वीकार किया गया, ठीक है। जो कमेटी थी वो उनकी मांग को स्वीकार की, ठीक है। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ सेनापति बनने वाले पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय की गई विशेष व्यवस्था की गई कि अब गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के निर्णय को रद्द या लागू कर सकता है। अब चलिए 1793 का देखेंगे चार्टर एक्ट, ठीक है। तो 1700, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा इसको मैं, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, एक सेकंड। तो चलिए तो 1793 का चार्टर एक्ट, तो इस अधिनियम के द्वारा जो शक्तियां लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी वे सभी भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नर जनरलों के लिए प्रस्तावित कर दी गई, ठीक है। मतलब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस बने थे, जो पद उनको मिला था, जो शक्तियां मिली थी, वो अब उनके बाद आने वाले सभी गवर्नर जनरल को वो नियुक्तियां और वो पावर दिया जाएगा, ये प्रस्तावित कर दिया गया, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रक मंडल के सदस्य एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाए। अब देखिए 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इस कानून ने चलिए
इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी अब भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिशों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, सिर्फ चाय का व्यापार और चीन में कंपनी का एकाधिकार को बनाए रखा गया। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों में ब्रिटेन के राजा को प्रभुता को स्थापित किया। ईसाई मशीनरियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश इलाके में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत की अस्थायी सरकारों को अपने व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकार दिया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 1833 का, है ना, 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 में। ठीक है, 1833 में जो पहले गवर्नर कौन थे यार, तो लॉर्ड कर्नवालिस थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए तो लॉर्ड कर्नवालिस। अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, इनको अब 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन मतलब बहुत से एग्ज़ाम में ये आते हैं। ठीक है, स्पेशली बिहार दरोगा, बीपीएससी, है ना, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये जो क्वेश्चन है बहुत आता है। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ठीक है, मुंबई तथा मद्रास के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के सभी असीमित अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, अब 1833 का एक्ट के तहत सिविल सेवा परीक्षा की खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया। 1833 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस समाप्त कर दिया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाएं। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसका विरोध किया गया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो थे उसका विरोध किया गया। किसका? तो जो थे ना सिविल सेवा परीक्षा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका। ठीक है जी, अब चलिए 1853 का देखेंगे हम चार्टर एक्ट। तो एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए 1833 का चार्टर एक्ट देखेंगे। तो इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के लिए एक नई परिषद का गठन किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। ठीक है, परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इस पर अधिनियम के तहत पुनः सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। सिविल सेवा कि अब भारतीयों के लिए खोल दी गई सिविल सेवा परीक्षा। अब भारतीयों के लिए भारतीय भी थे जो उस परीक्षा में, उस प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। ठीक है, इसके लिए 1854 में मैकाले समिति गठित की गई। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ।
गवर्नर जनरल परिषद में 6 सदस्य में 4 भारतीय प्रांत से थे। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें अब 4 भारतीय जो प्रांत थे वो कौन कौन से थे? तो पहला था बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा। ठीक है, तो ये 4 प्रांत थे। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिश ताज का शासन है ना 1858 से 1947 तक। तो इस अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद हुआ। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसरॉय किया गया। ठीक है दोस्तों, कौन सा? तो ये ब्रिटिश ताज का जब ये हुआ ना, ताज का शासन जब हुआ तब 1857 के। ठीक है, अब तो इसी में और इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या तो वायसरॉय किया गया। ठीक है, और प्रथम वायसरॉय भारत के कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम वायसरॉय थे भारत के। ठीक है दोस्तों, चलिए, इस अधिनियम के तहत 1813 के अधिनियम से प्रारंभ हुए निर्देश मंडल एवं नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई। ठीक है, इस अधिनियम से एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया। ठीक है, और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। सचिव को सहायता के लिए 15 स्थानीय परिषद का गठन किया गया और जिसका अध्यक्ष भारत का सचिव था। यह एक सलाहकारी परिषद थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए 1861 के, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें देखेंगे वायसरॉय को आपातकाल में बिना काउंसिलिंग की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। ठीक है, इस अधिनियम के तहत कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। 1861 के ईस्वी का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, ठीक है, इसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान था कि वायसरॉय कुछ भारतीयों और गैर सरकारी सदस्यों, ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत कर सकता है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को मनोनीत किया। ठीक है, 3 प्रांतों, मतलब ये थे 3 प्रांतों के जो थे ना राजा, वहाँ के 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया। 3, एक थे बनारस के राजा, ठीक है, एक थे पटियाला के महाराजा और तीसरा थे सर दिनकर राव। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बंगाल। एक सेकंड, अब देखेंगे बंगाल। अब देखिए कब ये लोग इनका विधान परिषद का गठन किया गया है ना। तो बंगाल का किया गया, बंगाल को किया गया 1862 में, उत्तर पश्चिम प्रांत को किया गया 1866 में और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया 1897 में। ठीक है, तो ये था। अब चलिए अब देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें देखेंगे हम कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की।
की गई, ठीक है। तो किस अधिनियम? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम। तो लॉर्ड मिंटो भारत की वायसराय तथा लॉर्ड मॉरले इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम में एक सवाल आता है कि लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, हाँ, तथा इंग्लैंड में भारत का सचिव कौन थे? तो वो आंसर होगा आपका कौन? तो लॉर्ड मॉरले, ठीक है। चलिए, इससे मॉरले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम को मॉरले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या 16 से 60 कर दी गई। इस एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों को वायसरॉय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन का प्रावधान किया गया, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसरॉय की कार्यपालिका के पहले, समझे, ये पहले भारतीय सदस्य बने। कौन? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसरॉय की कार्यपालिका के पहले भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, ठीक है, विधि सदस्य। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रबंध किया गया। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक नियंत्रण का जनक कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। इस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव मॉरले मॉन्टेग्यू तथा लॉर्ड चैम्सवर्थ भारत के वायसराय थे। जी, जब नियम बना, ये जब नियम आया भारत शासन अधिनियम 1919, तो इस नियम के तहत भारत के, है ना, भारत के राज्य सचिव मॉन्टेग्यू तथा लॉर्ड चैम्सवर्थ भारत के वायसरॉय थे। तो ये पूछा जाएगा कि, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 1919 में भारत के वायसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। तो इस अधिनियम में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं अंग्ला भारतीयों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का बढ़ावा दिया गया, ठीक है, 1919 के नियम अधिनियम में, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, है ना। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। चलिए, तो भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्यसभा एवं लोकसभा का गठन हुआ। भारतीय कार्यों के देखभाल के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, है ना। भारतीय कार्यों के देखभाल के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, ठीक है दोस्तों। चलिए, इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों का आरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त कर दिया गया, ठीक है। इस तरह भारत में पुनः द्वैत शासन पद्धति की शुरुआत हुई, ठीक है। इसके द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और इस तरह 1926 में, देखिए इसको देखिए, 1926 ईस्वी में लोक सेवा की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और
और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार, हाँ मतलब बनाने के लिए अधिकृत किया गया। बोला गया कि राज्य जो है विधानसभा वो अपना बजट बनाए, ठीक है। अब चलिए आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ठीक है। तो आरक्षित विषय में था पहले कार्यपालिका ये क्या बोलते हैं इसको, कार्यपालिका परिषद की सदस्य की सहायता से। उसके बाद हुआ गवर्नर शासन की करता था, ठीक है। आरक्षित विषय है ना, तो कार्यपालिका परिषद की सहायता से गवर्नर शासन करता था। तो कहा केंद्रीय सूची के विषय क्या थे, तो विदेशी मामले, सुरक्षा, डाक, तार इत्यादि, ठीक है। और हस्तांतरित विषय में देखेंगे तो इसमें निर्वाचन सदस्य थे और ये गवर्नर शासन करता था। इस पे गवर्नर शासन करता था, इसमें भी गवर्नर शासन करता था और इसमें भी गवर्नर शासन करता था। लेकिन ये केंद्रीय सूची के विषय में था और ये प्रांतीय विषय है, ठीक है। इसमें स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि, जल, देखिए इसको ठीक से, ठीक है। भूमि, जल, कृषि आदि इसमें इस विषय में थे, ठीक है, हस्तांतरित अंतर्राष्ट्रीय विषय में। चलिए भारतीय शासन, अब देखेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935, तो अनुच्छेद 321 और अनुच्छेद 10 इस अधिनियम के तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1935 में इस अधिनियम के तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है दोस्तों। इस अधिनियम के तहत संघीय सरकार की स्थापना की गई, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से कि इस केंद्र सूची मतलब 59 विषय थे और राज्य सूची में 54 विषय थे, ठीक है। और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। केंद्र और प्रांत शक्तियों का विभाजन जब किया गया, देखिए इसमें, देखिए इसको, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से, इसको अच्छे से देखिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र और प्रांत में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, ठीक है। और ठीक है, तो जिसमें केंद्र सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में कितना, तो 36 विषय थे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का जो व्यवस्था लागू था उसको फिर अंत कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब प्रांतों से सीधे अब सब केंद्र से अब शासन की शुरुआत की गई व्यवस्था की। इसमें अब देखिए, इसने 11 राज्य थे, इसमें मतलब 11 राज्य में से 6 में द्विशासनीय व्यवस्था प्रारंभ की। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। इस अधिनियम में दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान की गई, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा 1858 में स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम में अब जो 1858 में स्थापित किया गया था भारतीय परिषद, जो नियम था अधिनियम 1858 का, इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया है। और देखिए इस मताधिकार का विस्तार कर 18% जनता को मत करने का अधिकार दिया गया। और इसी समय आरबीआई की स्थापना केंद्रीय बैंक के रूप में की गई, ठीक है, इसी समय। तो कब, तो देखिए आपका 1935 में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना, है ना, केंद्रीय बैंक के रूप में किया गया, ठीक है जी।
चलिए, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। नोट एक चलिए नोट देखते हैं। तो 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अम्बेडकर की उक्ति है ना, नेहरू जी और अम्बेडकर जी की इसमें अपना अपना उन्होंने विचार व्यक्त किया था। तो सबसे पहले नेहरू जी का था। देखिए, नेहरू जी ने कहा था कि गुलामी का अधिकार पत्र है, ठीक है, 1935 का अधिनियम को उन्होंने कहा था। और एक और बात उन्होंने बोली थी कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। उनका क्या, ये जो नियम लाया गया था, तो वो उनका कहना था कि यह नियम ऐसा है कि इसमें हमें एक कार है मिली है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अब भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा है पीडीएफ पे, ठीक है, बहुत बड़ा ज़्यादा है, बहुत क्लास है इसमें। तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है, जो भी क्लास हम करेंगे आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, ये मैंने परचेज़ किया है क्लास और मैं आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको आप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास पैसों की है ना कमी होती है। हम सबके साथ ऐसा होता है दोस्तों, हमारे साथ भी यही हुआ है, आपके साथ भी है, सबके साथ स्टूडेंट में होता है, ठीक है। तो बस इसे ज़्यादा है ना सोच करके इसको पढ़ें। कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, इसको ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया, ठीक है। देखिए फिर से एक बार और पढ़ते हैं कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई, देखिए ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपको मतलब कलर किया गया है ना दोस्तों, तो इसको आप मतलब एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आया हुआ ही है कुछ, ठीक है, तभी इसको टिक किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन अभी 70th बीपीएससी में शायद आया था क्वेश्चन ये जी, कि कब मतलब इसको स्वीकृत कर दिया गया था। तो ये 18 जुलाई 1947 को था, ठीक है। और इस अधिनियम में 20 धाराएं थी दोस्तों, ठीक है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में तो 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और इसकी ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी, और उसको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी, ठीक है दोस्तों। देखिए एक बार और पढ़ते हैं इसको, कि 15 अगस्त इस अधिनियम में बनाया गया था कि 15 अगस्त, देखिए इसको 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उसको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी, ठीक है। इस जो अधिनियम पास हुआ था तो उसमें यही मेंशन था। सत्ता का उत्तराधित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिसकी नियुक्ति उसके मंत्रिमंडल के सलाह से की जाएगी, ठीक है। दोनों
दोनों देश, दो प्रांत जो बनेंगे, दो देश, तो उसमें अलग अलग दो, है ना, गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना है। चलिए, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, ये भी एक उसमें कंडीशन था, शर्त थी कि जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगी। ठीक है, करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए गए जाएंगे, भारत के मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे 1935 के, देखिए इसको 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन, जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक उससे 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन होगा। ये बहुत ज़्यादा, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, बहुत ज़्यादा। ये जो है ना 1935 और ये जो लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, चलिए यहाँ ये पूरा यहाँ से ही है, ये पूरा ये देखिए 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन, जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक उससे 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा शासन होगा। मतलब जब तक जो देश दो बनेंगे वो अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक जो 1935 में जो भारतीय संविधान अधिनियम बनाया गया था उसके तहत मतलब शासन व्यवस्था चलेगी। ठीक है, अब देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सोपरिता का अंत कर दिया गया। इसको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और उस अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। ठीक है, इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और असम के सिलहट लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, सिलहट, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे लिखा है, थोड़ा सा ये है राइटिंग। ठीक है, सिलहट लिखा गया है। ठीक है, तो सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य मिल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए और फिर एक नोट है, नोट हम देखते हैं कि सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मात दिया गया। ठीक है, 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। ठीक है दोस्तों, ये भी है कि जब क्योंकि 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद हो गया तो यहाँ से उनकी मध्य रात्रि 14 अगस्त को मध्य रात्रि में मतलब अपना देश आज़ाद कर दिया गया। तब 15 अगस्त तो मध्य रात्रि था उस टाइम, तो 15 अगस्त हो गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत स्वतंत्रता के नए गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के नए गवर्नर जनरल बने, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और ये पहले स्वतंत्र भारत के क्या थे? तो वायसरॉय थे। ठीक है, नहीं सॉरी, गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1946 में गठित गठित संविधान सभा को संसद के रूप में स्वीकार किया गया। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वायसरॉय परिषद का अध्यक्ष तथा नेहरू उपाध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंडल 1946
चलिए ठीक है। अब एक और है ये है, ये अंतरिम सरकार जो मंत्रिमंडल बना था, और इससे ये जो है ना दोस्तों, ये इसमें से हर एग्ज़ाम में भी, पीएससी हो, दरोगा हो, बीएसएससी हो, हर में एग्ज़ाम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। मतलब एकदम फिक्स है, 100% है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंडल 1946। तो राज्य ये सब सदस्य हैं, ठीक है दोस्तों, और ये हैं संबंधित विभाग, इनको क्या क्या विभाग दिया गया था वो है। ठीक है, तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था क्या, तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। ठीक है, ये उनको मिला था विभाग। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको मिला था गृह सूचना एवं प्रसार विभाग। सरदार बल्लभ देव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार लिखा हुआ है दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ कैसे लिखा है। लिखा है सरदार। ठीक है, तो ये लिखा गया है। और थे जॉन मथाई थे 4 नंबर पे, तो इनको मिला था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को मिला था श्रम। एस.सी. भाभा को मिला था कार्य एवं खान ऊर्जा। ठीक है, कार्य एवं खान ऊर्जा मिला था, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय इनको मिला था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था खाद्य एवं कृषि। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बिहार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये भी क्योंकि ये बिहार से थे। ठीक है दोस्तों, चलिए कमेंट में बताइए कि ये बिहार के किस जिले से थे, है ना, इनका जन्म स्थान किस जिले में हुआ था। अब देखिए, ये है असफ अली। असफ अली को मिला था रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी को मिला था शिक्षा एवं कला। आई चुंदरीगढ़ को मिला था वाणिज्य विभाग। लियाकत अली को मिला था वित्त। अब्दुल रब निस्तार को मिला था डाक एवं वायु। गंजाफर अली खान को मिला था स्वास्थ्य। और जोगेंद्र नाथ मंडल को मिला था विधि। ठीक है, चलिए नोट में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार के पूछा जाएगा कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य, और जो वायसराय थे वो सदस्य थे इसके। अब स्वतंत्रता भारत का पहला मंत्रिमंडल, जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है, तो अब ये होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के ये इनको विभाग मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसार राज्य के मामले मिले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा विभाग मिला था। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे परिवहन विभाग मिला था। और जगजीवन राम को क्या मिला था जी, तो श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मिला था विधि। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य। R.K. षणमुखम चेट्टी को वित्त विभाग मिला था। C.H. भाभा को वाणिज्य मिला था। रफ़ी अहमद किदवई को संचार विभाग। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति। B.S. गार्गिल को कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग मिला था उनको। ठीक है जी, चलिए अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये मुझे कि इसका सार है, मतलब क्या बोलते हैं कि सारा निचोड़ अब इतना में है, इतना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल अथवा निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 मेंटेग्यू चैम्सवर्थ रिपोर्ट पर आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सवर्थ रिपोर्ट पर आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शासन की गई। ठीक है, और भारत में शासन अधिनियम 1919 के लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनेल है जी। ठीक है, लियोनेल है। ठीक है, तो इनको लियोनेल को माना जाता है। ठीक है, कार्टिज को माना जाता है। 1926 ईस्वी सिविल सेवकों की भर्ती ली आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, के लिए केंद्रीय लोक सेवा का गठन किया गया। 1927 के साइमन कमीशन के रिपोर्ट और 1928 के नेहरू समिति की रिपोर्ट के भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की थी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के पश्चात 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई और समस्त शक्तियों दो नए स्वतंत्र होमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। ठीक है, और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे, जो एक, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको एक बार और पढ़ते हैं, एक सेकेंड, देखिए इसको। स्वतंत्र भारत के प्रथम, देख रहे हैं जी, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो थे और अंतिम भारतीय गवर्नर श्री राजगोपालाचारी थे, जो 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहे। ठीक है, इसके बाद ख़त्म कर दिया गया गवर्नर जनरल का पद। ठीक है दोस्तों, तो बस ये है वीडियो आज का। और ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो मैं सर का नंबर दे दूँगा। ठीक है, कमेंट कीजिए आप और मैं आपको नंबर दे दूँगा, आप सर से बात करके PDF ले सकते हैं। ठीक है, मेरा बस यही है कि बस मैं भी पढूँ और आप लोग को भी पढ़ाऊँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी कोई मेरा मकसद नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, लाइक करें दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।